हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर क्लास 11th 12th बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th का चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस और पासिंग थ्रू एन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास करती किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, है ना। तो अगर हम देखें इस चीज को, अगर ऐसे समझें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक सरफेस है, एक पर्टिकुलर एरिया हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, और इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पास करती है ना, इस तरीके से, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इस तरीके से पास करती है। अब ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रही है इस एरिया से, इसमें अगर इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं तो इसमें एरिया वेक्टर आप बना के देखिए क्या है। इसके एरिया वेक्टर अगर बने तो हमेशा एरिया वेक्टर किसी प्लेन का परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है। तो यहां से अगर हम एरिया वेक्टर बनाए तो यहां से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा ए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और उस एरिया वेक्टर का बीच का एंगल जो हम कंसीडर कर लेते हैं वो थीटा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हमने कंसीडर किया? तो एक चीज समझ लीजिए कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया से, उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो किसी ऑब्जेक्ट को जब हम प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जितनी ज्यादा पास करती हैं, उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसी के मेजरमेंट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? तो अगर हम सपोज कर रहे हैं कि इस पूरे प्लेन पे जो इसका एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास कर रही है और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो हमारा थीटा है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो? मैथमेटिकली अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, एक पर्टिकुलर हम सरफेस ले लेते हैं, ये सरफेस, और ये सरफेस, अगर हम कोई परपेंडिकुलर सरफेस इस तरीके से ले रहे हैं, तो यहां पे देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इस तरीके से पास कर रहा है, ऐसे, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से पास कर रही हैं, और यहां पे ये इस तरीके से पास कर रही है दूसरे वाले फिगर में। तो दोनों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसमें है, पहले वाले फिगर में या दूसरे वाले फिगर में? तो हम देख रहे हैं कि पहले वाले फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, यानी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, है ना। तो जो फ्लक्स फाई है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेंगी उतना ही ज्यादा उसका फ्लक्स होगा। तो पहले तो डिपेंडेंसी आपकी क्लियर होगी मैथमेटिकली कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, सेम उसी तरीके से प्लेन कंसीडर करते हैं, एक निश्चित एरिया कंसीडर कर लेते हैं, यहां पे भी कर लेते हैं। तो यहां पे हम थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से फील्ड लाइंस हमारी पास कर रही हैं। क्लियर? तो अब देखिए, जिस पर्टिकुलर फिगर में जिसका एरिया ज्यादा है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, है ना। एरिया जिसका ज्यादा है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उसमें फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। और जिसका एरिया कम है उसमें कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। एरिया जिसका कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो यहां पे जो फ्लक्स है वो भी डिपेंड करता है किस पे? एरिया के ऊपर। जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जितने नंबर ऑफ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास करेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करता है।
तो जितनी ज्यादा एरिया होगी उतना ही ज्यादा आपका फ्लक्स होगा। क्लियर, ये दूसरा डिपेंडेंसी यहां पे आपको क्लियर हुआ। तीसरा क्या है, अगर तीसरा देखा जाए, सपोज दैट थर्ड वाला पार्ट हम ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर इस तरीके से एरिया है और ये इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास कर रही हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है इधर इस साइड में, अगर इसके ऊपर हम क्या करें, हम इसके ऊपर एरिया वेक्टर का ड्रॉ करें तो हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होता है। तो यहां से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स अगर हम बनाएं तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स आपका इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही होगा और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन वही होगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के जो डायरेक्शन है वो सेम होगा। तो उसमें थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसी में एक दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास कर रही है, इस तरीके से देखिए, और इसमें कोई एक पर्टिकुलर एरिया इस तरीके से प्लेस किया गया है। ये पर्टिकुलर एरिया हम यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसके ऊपर जब एरिया वेक्टर बना है तो ये एरिया वेक्टर हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है, तो यहां से जस्ट परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स हो जाएगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका इस साइड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आपका इधर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर। तो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी इसमें क्या होगी, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो हो जाएगी 90 डिग्री, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास कर रही है, उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और उसी का फ्लक्स ज्यादा होगा। तो अब देखिए इस वाले पहले वाले फिगर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा पास हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इसका फ्लक्स ज्यादा होगा। तो इसका फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो फाई मैक्स लिख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर एरिया में से आप देख सकते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर एरिया में से मेगा जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में से कोई निश्चित इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रही है। आप फिगर में देखिए कोई नहीं पास कर रहा है, ये जस्ट इसके पैरेलल रखा हुआ है। तो इसमें जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम होगा, तो हम इसमें फाई मिनिमम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे एक बात मुझसे बताइए कि थीटा के किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा के वैल्यू के लिए फाई हमारा मैक्सिमम होता है। तो साइन होता है कि टेन होता है कि कॉस होता है, तो कॉस होता है। तो अगर हम यहां पे कॉस थीटा की जगह पे 0 लिखें तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा के किस वैल्यू के लिए जो फ्लक्स है वो मिनिमम होता है, यानी मिनिमम वैल्यू निकलती है किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो कॉस में। तो कॉस अगर 90 देखा जाए तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो cos 90 मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा, cos 0 मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। तो देखा जाए अगर यहाँ पे तो फ्लक्स जो फाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा cos थीटा के, है ना। तो यहां पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, cos थीटा के। तो अब मैथमेटिकली हम तीनों को एक साथ कैसे लिख सकते हैं, अगर तीनों को मैथमेटिकली एक साथ लिखा जाए तो तीनों को एक साथ कंबाइन करिए। कंबाइनिंग पहला, दूसरा और ये तीसरा, कंबाइनिंग बोथ, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, कंबाइन कीजिए तो फाई जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये ई के ए के भी प्रोपोर्शनल है और ये cos थीटा के है। इस तरह से लिख सकते हैं ई ए cos थीटा। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू हमने यूनिटी यानी 1 मान ली है। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी अगर मैग्नीट्यूड में वैल्यू दी रहेगी तो ऊपर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर आई कैप जे कैप के कैप में अगर वैल्यू दिया रहेगा तो नीचे वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये है आपका क्या, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है ना। तो कुछ चीजें और इसमें हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि और इसमें क्या समझने लायक है ये पूरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम इसको समझते हैं। तो देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कोई नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, इस तरीके से अगर हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, क्लियर। अब यहां पे
हम एरिया वेक्टर अगर ड्रॉ करें तो नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमको एक एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट हमको कंसीडर करना पड़ता है, और सरफेस एलिमेंट पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है। इस तरीके से हम बनाएंगे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। और हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है वो कुछ इस तरीके से पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं वो इस तरीके से पास कर रही हैं, इस तरीके से ऐसे पास कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पास कर रही है सरफेस से, क्लियर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अब जो सरफेस एलिमेंट लिए ds, एरिया वेक्टर ये है a, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमारी, इसको वेक्टर e से दिखा दें। तो ये जो हमारा ये जो हमारी ये थोड़ा सा डॉटेड लाइन से बना है, ये जो हमारी एंगल है ये थीटा से बड़ी एंगल है, सॉरी थीटा, ये जो थीटा हमारी एंगल बन रही है ये 90 से बड़ी है ना। तो 90 से बड़ी एंगल के लिए जो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, phi = EA cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी, तो देखिए 90 से बड़ी जब थीटा की वैल्यू होगी तो cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए 90 से बड़ी जो जब भी हम जाते हैं थीटा की वैल्यू के लिए वो हमेशा निगेटिव होती है। तो जो फ्लक्स एंटर करेगा, फॉर एंटरिंग द फ्लक्स या फॉर एंटर्ड फ्लक्स, एंटर्ड फ्लक्स के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो ऑलवेज निगेटिव होती है, क्योंकि देखिए हमारा cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू 90 से जब भी हम बड़ी पुट करेंगे तो हमेशा वैल्यू निगेटिव आएगी, और जब भी हम 90 तक पुट करते हैं, 90 से बड़ी नहीं है, 90 तक पुट करते हैं तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो यहां पे हम कोई एलिमेंट सरफेस अगर हम ड्रॉ करते हैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करने के लिए, यहां पे कोई हम एलिमेंट सरफेस ड्रॉ कर दिए ds, ठीक है। अब यहां से जब एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से, ये भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होता है, एरिया वेक्टर ऑलवेज इन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन। तो ये एरिया वेक्टर ये हो गया और ये E हो गया। तो ये जो हमारा थीटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर के बीच में, वो यहां पे 90 से हमेशा जो है थीटा की वैल्यू छोटी होगी। तो यहां पे 90 से जब थीटा की वैल्यू छोटी होगी तो 90 से थीटा की वैल्यू छोटी कब होती है, cos थीटा के लिए, तो क्या वैल्यू होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो जो 90 से छोटी थीटा की वैल्यू होगी cos फंक्शन के लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकल करके आती है। तो हम यहां पे देखिए जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो बाहर निकल रहा है, इन आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर आउटवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर, इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस चीज को। उम्मीद करूंगा आज का क्लास समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट्स को। अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। और चैनल को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी लोग जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और हाँ, कुछ बच्चे रे ऑप्टिक्स की भी क्लासेस चाहते हैं, जो लाइट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, तो उस पर भी मैं क्लासेस शूट करूंगा और वो भी क्लासेस आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।